नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में नंबर 1 है। नंबर 1 और लीडर कंपनी है। तो नंबर 1 और लीडर होने के बाद भी इस कंपनी में अ, एक टाइम देखा जाए तो बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला था, बहुत बड़ा। मैं आपको चार्ट पैटर्न में दिखाऊँगा तब आपको पता चलेगा कि कंपनी में कितना बड़ा गिरावट देखने को मिला था। तो इस तरीके से गिरावट के पीछे कारण कौन-सा है, वो भी डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ आज इस कंपनी 52 वीक के हाई आस-पास है और कम और इसी टाइम में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ क्यों ग्रोथ कर रहा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ फिर से क्यों रिकवरी कर रहा है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो मैं आपको समझाऊँगा। और क्या इस कंपनी के ऊपर ट्रेडिंग करने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी पोजीशन देखने को मिला है? तो वो भी आपको डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना और टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं एज़ अ लर्निंग पर्पस बहुत कुछ वहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले बता दूँ सन फार्मा आप सभी जानते हैं फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग्स इंडस्ट्रीज़ में एक लीडर कंपनी है। इस कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल्स है, उसके बारे में बात करूँ, तो आप ध्यान से देखेंगे, आप विकिपीडिया की साइट के ऊपर जाकर इस डेटा को देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सन फार्मा इज़ द मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़। देखिए, इंडिया मेडिसिन बनाने में एक अच्छा खासा रैंकिंग हमेशा जनरेट करते हैं और ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में वो माल बेचते हैं। ऑल ओवर कंपनी देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में सन फार्मा 100 कंट्रीज को माल बेचते हैं मतलब 100 कंट्रीज में माल सप्लाई करते हैं खुद का मेडिसिन और ड्रग सप्लाई करते हैं। तो कंपनीज के जो डेटा है कंपनी के जो डिटेल्स है वो मैं आपको ध्यान से यहाँ पे दिखा दूं। तो कंपनी देखिए बीएससी एनएससी में दोनों में लिस्टिंग है और कंपनी एक पब्लिक सेक्टर में अवेलेबल्स है। साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। कंपनी आज नहीं करीबन 39 ईयर्स तो अराउंड अराउंड 40 ईयर्स आप बोल सकते हैं कंपनी हो चुके हैं। तो बहुत टाइम पीरियड से कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड एरिया में कंपनी काम करते हैं। कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर की 100 कंट्रीज में कंपनी खुद का बिजनेस भी फैला के रखा। तो कंपनी के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। तो कंपनी के बाकी जो डिटेल्स है वो रेवेन्यूज में अलग जगह पे आपको दिखाऊंगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखना है, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना है। तो अभी फिलहाल के जो सिनेरियो है आपको मैं ध्यान से दिखा दूँ, तो देखिए निफ्टी 50 में अगर टॉप कोई गेनर देखने को मिला है वो है देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और वो भी कौन? सन फार्मा। आप देखेंगे सन फार्मा का जो रेटिंग है, जो डेटा है उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ने लास्ट जो हाई किए थे 52 का जो हाई था कि कितना 1058 और लो कितना था 764 और उसी हाई लेवल के आसपास है। आप ध्यान से इस चीज को देखेंगे तो देखिए कंपनी का हाई कितना पिछले दिनों में कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ किए थे और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने 30 नवंबर में ही हाई किए थे और उस हाई को फिर से री ब्रेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हाई ब्रेक होने वाला है बहुत दिनों के बाद इस हाई को ब्रेक करने के लिए जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल होंगे क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज अभी ग्रोथ करने वाला है। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कोविड के जो फोर्थ वेव जो है वो आने वाला है। इस तरीके से कुछ न्यूज के माध्यम से पब्लिश किया जा रहा है क्योंकि देखिए चाइना में बहुत सारे लोगों को कोविड हो रहा है, साथ ही साथ बहुत सारे लोग का डेथ भी हो रहा है और नया जो वेरिएंट है वो वेरिएंट इंडिया में भी पहुंच चुके हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कोविड की सिचुएशन एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगा और मार्केट फिर से गिरावट का माहौल बनाएगा। तो इस तरीके से सिनेरियो देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, देखिए मार्केट में कोई भी खराब सिचुएशन हो तो दो सेक्टर आपको हमेशा पॉजिटिव में दिखेगा। नंबर 1 सेक्टर कौन-सा है? नंबर 1 सेक्टर है आप देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल, जो हमेशा पॉज़िटिव में रहेगा। गिरावट तो होगा मगर छोटा-सा, उसके बाद करेक्शन जो होगा बहुत बड़ा-सा। क्योंकि कोविड के सिचुएशन में सबसे ज़्यादा गोइंग मूड में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ही था। जो कंपनी को कोई नहीं पहचानता था, जो कंपनी 5-10 रुपये में चल रहा था, वो कंपनी 200-300 में चला गया। तो इस कंपनी में कितना ग्रोथ होने वाला है? चलो मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। तो डेटा के आधार के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के देखिए कंटिन्यूअसली यहाँ पे डिलीवरी तो उठाया जा रहा है, मगर उतना ज़्यादा डिलीवरी अभी तक उठाया नहीं जा रहा है। इसका मतलब अभी जो पैनिक का जो सिचुएशन है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब पैनिक का सिचुएशन स्ट्रॉन्ग होंगे तब इसके ऊपर अच्छा खासा डिलीवरी उठाया जाएगा। तो मेरे हिसाब से कंटिन्यूअसली डिलीवरी पहले तो उठाया जा रहा था। अभी कुछ दिनों में मतलब 20 तारीख को, 21 तारीख को, 22 तारीख को, इस तीनों दिनों में आपको उतना ज़्यादा डिलीवरी नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को निफ्टी 50 के हिसाब से निफ्टी फार्मा देखेंगे, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज उतना ज़्यादा पीटे नहीं है, जो बाकी कंपनी जितने ज़्यादा पीटे हुए हैं। क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली गिरावट के माहौल में है और
हायर लेवल को मतलब लाइफ टाइम हाई को टच करने के बाद भी उसको ब्रेक करने के बाद भी उसको सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से रिबैक किया। देखिए मार्केट जभी भी इंडियन मार्केट जभी भी हाई क्रॉस करने के लिए जाते हैं, तो कोई ना कोई ग्लोबली मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट ले आते हैं। तो मेरे हिसाब से एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है, तो कोविड आएगा कि नहीं आएगा वो अलग बात है, क्योंकि बहुत सारे वेरिएंट आए, बहुत सारे सिचुएशन क्रिएट हुआ, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली नहीं हुआ। देखिए आप रिस्ट्रिक्शन फिर से मानेंगे अगर कोविड आया, तो फिर से कोविड को आप हैंडल कर सकते हैं जिस तरीके से इंडिया ने इतने बड़े कंट्री होने के बाद भी उसको हैंडल किया। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर क्या राय होने वाला है? तो ध्यान से इस कंपनी के बारे में बात करूँ। देखिए कंपनी कोविड्स के जो मेडिसिन्स है, उसके जो मतलब फ़ॉर्मूलाज़ है, वो कंपनी ने बहुत पहले ही यहाँ पे इन्वेंट किया था। तो इस डेटा के हिसाब से बात करूँ, तो कंपनी बहुत तेज़ी से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको क्या करना है? चलो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी मत समझ लेना, इंडिया के नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है, 2,40,000 करोड़ के आस-पास है। कंपनी का देखिए पी रेशियो चलो हाई लेवल में है, तो फिर भी कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से थोड़ा-सा ज़्यादा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक-ठाक है। इस कंपनी में कोई भी डेब्ट नहीं है, ज़ीरो डेब्ट आप बोल सकते हैं क्योंकि इसका डेब्ट ऑफ इक्विटी 0.08 के आसपास है। तो एनुअल इनकम 4,000 3,300 करोड़ के आसपास है। हाथ में कैश भी 7,500 के आसपास है, 7,000 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के डे टू डे ये पॉइंट्स मुझे ज़्यादा वीक लगा और ये पॉइंट्स भी मुझे वीक लगा इन्वेंटरी डे। तो ये क्या चीज़ होते हैं? इन्वेंटरी डे मतलब कंपनी का जो प्रोडक्शन है उसको बनाने के लिए, उसको नया फ़ॉर्मूला बनाने के लिए, उसको नया इंग्रीडिएंट के मेडिसिन बनाने तक, ड्रग्स बनाने तक जो टाइम पीरियड है, उसको 317 डेज़ लग रहा है। तो उसको बेचने के बाद हाथ में पैसा आ रहा है 100 डेज़ में। इसका मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ पैसे मैं बहुत बार देख चुका हूँ, बहुत सारे कंपनीज़ के ऊपर मैं डिटेल्स देख चुका हूँ। पैसा हमेशा दे लेट में आते हैं। मैं बहुत सारे दोस्त भी हैं, जो खुद का फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। वो खुद बताते हैं कि बिज़नेस तो बहुत बढ़िया है, मगर यहाँ पे रोल आउट बहुत करना पड़ता है। मतलब पैसा बहुत टाइम देरी में आते हैं। मान के चलिए इस बार किसी ने उधार लिया, वो 1 साल के बाद पैसा दे रहा है। पैसा तो मिलेगा, मगर 1 साल तक उसको होल्डिंग करना पड़ेगा। तो यही टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लग जाता है इस तरीके से कंपनीज़ के ऊपर। तो मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा देखने को मिला। डिविडेंड जबरदस्त कंपनी पे आउट कर चुके हैं। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन करता है, यही कंपनी का खासियत है। देखिए कोविड के सिचुएशन में कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट को मेंटेन किया और उसके बाद देखिए कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी आपको जनरेट करके दिया। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा-सा फ़र्क देखने को मिला। सेल्स ग्रोथ ठीक होने के बाद भी प्रॉफिट ग्रोथ उतना ज़्यादा पॉज़िटिव नहीं है। 5 साल में वीक है, 3 साल में ठीक है, मगर 1 साल में कुछ भी नहीं है। रिटर्न ऑफ इक्विटीज़ के बारे में बात करें तो रिटर्न ऑफ इक्विटीज़ भी अच्छा खासा देखने को मिला है। तो कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी कैश फ्लो को भी कंटिन्यूअसली मेंटेन यहाँ पे कर रहा है। तो सॉरी इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर देखिए प्रोमोटर के पास उसके बाद देखिए एफआईएस और डीएस ने भी माल उठा के रखा। देखिए इंडिया के हमेशा देखिए प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस हमेशा उस सेक्टर में कोई भी सेक्टर चूज़ कर ले उस सेक्टर में जो नंबर 1 है, जो नंबर 2 कंपनी है, इस सारे कंपनीज़ के ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करते हैं। क्योंकि उसको पता है उस सेक्टर में वो कंपनी हमेशा टॉप में है और टॉप में रहने का कोशिश करेगा। तो इसीलिए वो ग्रोथ करेगा तो मेरा फंड भी ग्रोथ होगा। तो इसीलिए इस तरीके से कंपनी के ऊपर वो निवेश करते रहते हैं। इस कंपनी ने एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या दिया? देखिए एक्स्ट्रा बेनिफिट बहुत कुछ दिया। डिविडेंड साल भर में 2-2 बार करके दे चुके हैं। पिछले बार भी 2 बार दिया था, इस बार भी 2 बार दिया है। बायबैक भी लेके आए थे 2-2 बार 2020 में, 2016 में। 400 सॉरी सत 1700 करोड़ के आसपास बायबैक लेके आए थे 2020 में और 2016 में करीबन 675 करोड़ के आसपास बायबैक लेके आए थे। कंपनी मार्जर का भी वो 2 बार डील हुआ था और साथ ही साथ कंपनी बोनस भी दिए थे 1:1 का और कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको दिया है। अभी जो मेन इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो है चार्ट पैटर्न। आप इस चार्ट पैटर्न को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इस चार्ट पैटर्न को। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ, तब से देखिए कंपनी एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला था। वहाँ से कंपनी का स्प्लिट एंड बोनस होने के कारण अच्छा खासा क्रैश देखने को मिला। फिर से 2005 में कंपनी में बहुत ज़्यादा क्रैश देखने को मिला। इसका हाई था करीबन 1200 के आसपास। तो इस हाई लेवल से स्टॉक में जो गिरावट देखने को मिला और कोविड के सिचुएशन में इसने लो किया था करीबन ₹300 के आसपास। तो सोचिए 1200 से 300 तो कितना गुना लॉसेस हुआ आप एक बार कैलकुलेट करके देखिए। उसके बाद देखिए फिर से कंपनी कोविड के सिचुएशन में बाद जो कंपनी रिकवरी किया वो देखने का लायक है। तो मेरे हिसाब से
कंपनी जाकर एकदम टच करेगा ये 1100-1200 जो लेवल्स है, इस लेवल तक टच होने के बाद आपको क्या करना है? बहुत सारे लोग यही कन्फ्यूजन में होते हैं, क्या सर इसको ब्रेकआउट करने के बाद एंटर करूँ? अगर मुझे एंटर करना है, बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि इतने बड़े रैली होने के बाद इस लेवल में बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। कुछ भी हो प्रॉफिट बुकिंग तो होगा ही, प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद अगर मान के चलिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद फिर से रीबैक करके ब्रेकआउट कर रहा है, मतलब रीटेस्ट करके ब्रेकआउट कर रहा है, तो आप उस कैंडल में एंटर होना जब रीटेस्ट करके ब्रेकआउट होते हैं और प्रीवियस डे हाई को तोड़ता है, तो हायर चांसेस होते हैं वो कैंडल एक पॉजिटिव मूवमेंट देने के लिए। तो एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस तरीके से काम करिए। एज ए लॉन्ग टर्म विजन के लिए आप नंबर 1 कंपनी को चूज़ कर सकते ही हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।